Hello everyone, Jai Hind guys. I welcome you all to new series of this CDS Academia. And guys, in this series, we are going to discuss the most important topics which are essential for your examination, for your CDS 2 examination. तो काफी सारे most important topics मैं आपको यहाँ पे कराऊंगा in these 15 days. And firstly, sorry for the past week. I have been planning to post a lot of things, to upload a lot of videos for you, but my sister was hospitalized. She lost her baby during the operation, so I was busy there. But you need not to worry, guys. Now in these 15 days I have started a series. So in this series I will be covering all the important topic of science and polity and also of the other subjects. तो जिससे कि आपको एग्जामिनेशन हॉल में बैठ करके जीएस की टेंशन लेने की ज्यादा जरूरत ना पड़े। अभी जितना भी टाइम आपके पास बचा है उसी टाइम के अंदर मैं आपको काफी सारे ऐसे टॉपिक्स देकर के जाऊंगा। यहाँ पे यूट्यूब पे हम ऐसे काफी सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे विच आर गोइंग टू हेल्प यू इन योर एग्जामिनेशन। जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे होंगे तो यू विल बी एबल टू डू ईच एंड एवरी क्वेश्चन विच यू हैव बीन लर्निंग फ्रॉम दिस चैनल। ठीक है, यहाँ पे जो भी टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे उनके सारे क्वेश्चन आप जो है कर पाओगे। सो दिस इज बेसिकली अ सीरीज। इसके लिए मैं एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बनाऊंगा। सो वन बाय वन यू कैन वॉच ऑल द वीडियोस एंड द वीडियोस आर गोइंग टू बी रियली शॉर्ट, 10 to 12 मिनट्स वीडियो लास्ट में हर टॉपिक के लिए इसके लिए बनाता रहूंगा। सो जस्ट बी रेगुलर एंड वॉच these videos if you want to score good in your GS and they are going to be really crisp, they are going to be useful for each and every person, चाहे वो beginner हो चाहे वो revision कर रहा हो। so हर किसी के लिए ये important होगा because this is not going to consume a lot of your time. So guys, just with a smile, so let's start. Firstly, understanding what we are going to discuss today. So guys, today we are going to learn about the Indian president. सो इंडियन प्रेसिडेंट को पूरा नहीं हम एक वीडियो में कवर करेंगे। सो आगे और भी वीडियोस आएंगी, बट इन दिस वीडियो अबाउट द इंडियन प्रेसिडेंट हम काफी सारी इंपॉर्टेंट चीजें जो है डिस्कस कर पाएंगे। जैसे व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर, फर्स्टली वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द इलेक्शन ऑफ द इंडियन प्रेसिडेंट एंड ट्रस्ट मी each and every year question is asked from this topic, election of the president. Then we will be also learning about the removal of the Indian president in detail कि कैसे वो president जो है remove होता है, what are the qualifications, what are the oaths. So all these things we are going to discuss. So watch this full video. So guys, without wasting any time, so let's start discussing about the things. तो firstly guys हम बात करते हैं कि अगर हम इंडियन प्रेसिडेंट की बात करें तो who is इंडियन प्रेसिडेंट। भैया इंडियन प्रेसिडेंट है कौन, कौन होता है प्रेसिडेंट। तो सबसे पहले आपको पता है कि भाई प्रेसिडेंट जो है ही इज अ पार्ट ऑफ आर एग्जीक्यूटिव। देयर आर थ्री ऑर्गन्स ऑफ आर गवर्नमेंट, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। तो प्रेसिडेंट साहब जो है वो हमारे एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं। तो सबसे पहले आपको बात यही समझनी है कि ही इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ आर इंडियन स्टेट। उनको हम एज अ फर्स्ट सिटीजन ऑफ आर इंडिया कंसीडर करते हैं। ही इज कंसीडर्ड एज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ आर इंडियन स्टेट एंड ही एक्ट्स एज द सिंबल ऑफ यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड सॉलिडेरिटी ऑफ आर नेशन। तो ये वो बातें हुई जो सुनने में बहुत अच्छी लगी कि हाँ सर आपको तो बहुत कुछ आता है, इतना सब कुछ अंग्रेजी में बोल दिया, लेकिन ये काम की बात नहीं है। यहाँ से एग्जामिनर आपको क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ये बस आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए था कि ही इज द एग्जीक्यूटिव हेड। सबसे एग्जीक्यूटिव हेड होता है, ऑल द एग्जीक्यूटिव डिसीजंस आर टेकन इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। और दूसरी बात, ही इज द फर्स्ट मैन ऑफ इंडिया। नाउ व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि सर अब प्रेसिडेंट था तो प्रेसिडेंट कहां से आया सर। ठीक है, तो कहां से आया का मतलब क्या है कि सर हाउ प्रेसिडेंट वाज इलेक्टेड। सो नाउ गाइस वी हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट द इलेक्शन ऑफ आर इंडियन प्रेसिडेंट। ठीक है, सो इलेक्शन ऑफ आर इंडियन प्रेसिडेंट, सो सारी चीजें देखेंगे कि ही फॉर्म्स अ पार्ट, प्रेसिडेंट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ आर एग्जीक्यूटिव। और हमारी यूनियन एग्जीक्यूटिव में 5 लोग होते हैं, एक प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। सेकंड थिंग, हेड ऑफ द इंडियन स्टेट, सब कुछ पता है मैं सर। फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, एक्ट एज सिंबल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ आर नेशन। Now guys, we are going to understand about president's election कि how our president is elected. So one by one हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या समझना है, let's understand about mode कि सर किस तरीके से, व्हाट इज द मोड ऑफ इलेक्शन। तो सबसे पहले आपको कुछ चीजें समझनी है कि द इलेक्शन इज इनडायरेक्ट इलेक्शन। नाउ गाइस, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट इलेक्शन एंड इनडायरेक्ट इलेक्शन, बिल्कुल मैं आपको बेसिक से उठा करके सारी चीजें पढ़ाऊंगा। इनडायरेक्ट इलेक्शन और डायरेक्ट इलेक्शन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डायरेक्ट इलेक्शन। ये आप हो सर, हम तो बड़े सुंदर से हैं, ये तो आपने कछुआ बना दिया हमें। ठीक है, लेकिन टेंशन मत लो, ऐसे ही कोई दिक्कत नहीं है। ये आप हो, ठीक है। आपने यूजुअली ये सुना होगा कि अरे भाई साहब लोकसभा के इलेक्शंस हो रहे हैं, चलो चल करके वोट डाल करके आते हैं, ये सबने सुना होगा। किसी ने ऐसे सुना है कि अरे भाई साहब जरा प्रेसिडेंट के इलेक्शन हो रहे हैं, चल आजा स्कूटी निकाल के लिया और इलेक्शन में वोट डालने के लिए चलते हैं, फिर तेरी वाली से मिलेंगे, फिर मेरी वाली से मिलेंगे। ये नहीं सुना होगा किसी ने कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट डालने चलते हैं। सो व्हाट बेसिकली डिफरेंस इज कि नाउ व्हाट यू डू, स्टेप बाय स्टेप समझना। स्टेप नंबर 1, यू गिव वोट टू फ्यू पीपल और आप उन्हें एमपी बनाते हो, कहां के, लोकसभा के। ठीक है, तो दिस इज बेसिकली डायरेक्ट इलेक्शन। डायरेक्ट इलेक्शन इज अ मोड ऑफ इलेक्शन वेयर द सिटीजंस आर डायरेक्टली चूजिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव और इलेक्टिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। नाउ आपने जिन रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट किया वो आपके लिए फर्दर रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्ट करेंगे। दिस इज इनडायरेक्ट इलेक्शन, यानी कि वेयर यू आर नॉट कास्टिंग डायरेक्ट वोट बट द पीपल whom you have elected are electing further ऑफिशियल्स फॉर यू। नाउ दैट इज इनडायरेक्ट इलेक्शन। क्या आपने डायरेक्ट इलेक्शन नहीं दिया, तो प्रेसिडेंट का इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। तो अब जब इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है तो अगला सवाल क्या आता है कि सर देन हु,
यहां से कई बार आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि सर हु पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ द इंडियन प्रेसिडेंट, कौन पार्टिसिपेट करता है सर। तो अब दूसरी चीज समझते हैं कि व्हाट इज बेसिकली द इलेक्टोरल कॉलेज। तो इनडायरेक्ट इलेक्शन हो रहा है, सो इलेक्टोरल कॉलेज क्या है, लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट व्हाट इज द इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ द इंडियन प्रेसिडेंट। तो गाइस सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, सबसे पहला ध्यान क्या रखना है आपको, फर्स्टली यू नीड टू अंडरस्टैंड कि सबसे पहले आपके इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट में दोनों ही चीजें आ गई, कौन सी, लोकसभा और राज्यसभा। तो गाइस आपको पता है आपकी राज्यसभा के अंदर 12 मेंबर्स नॉमिनेटेड होते हैं, वो आपके इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन होते थे, वो हटा दिया गया। तो सिंपल सी बात क्या है कि ऑल द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लोकसभा एंड राज्यसभा विल पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। सेकंड थिंग, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, यहां पे ध्यान देना, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो भी विधानसभा होती है स्टेट की, उनके इलेक्टेड मेंबर्स पार्टिसिपेट करेंगे। तीसरी चीज, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी। ध्यान रखना, दिल्ली एंड पुडुचेरी, हमारे पास 3 ही यूनियन टेरिटरी ऐसी हैं जिनके पास अपनी खुद की क्या है, लेजिस्लेटिव असेंबली है। उनमें से 2, दिल्ली एंड पुडुचेरी के जो भी इलेक्टेड मेंबर्स होंगे उनकी असेंबली के, लेजिस्लेटिव असेंबली के, दे विल ऑलवेज पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। अब ये सिंपल सी बात हो गई। आपको ध्यान क्या रखना है सर, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड दिल्ली एंड पुडुचेरी, एक स्टेटमेंट में सब खत्म। लोग इसमें दुनिया भर के कंफ्यूजन करते हैं, और सर क्या क्या याद करें सर, दुनिया में कुछ नहीं बचा हमारा, तो हम तो बर्बाद हो गए। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अब यहां से अब देखो, दुनिया में कौन सा पागल इंसान ऐसा होगा जिसको ये चीज समझ नहीं आई होगी कि हु डज नॉट पार्टिसिपेट। ये भी तो बात आती है ना, एग्जामिनर यही तो पूछेगा आपसे कि भाई which one of the following statement is wrong or which is one of the following statement is correct with regard to the electoral college of the president election। तो अब गाइस कौन पार्टिसिपेट नहीं करेगा, आप बताओ कौन पागल होगा जिसको नहीं पता होगा। अगर मैं लिख दूं कि भाई नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा प्लस लोकसभा, नहीं करेंगे भैया पार्टिसिपेट। मैं लिख दूं नॉमिनेटेड मेंबर्स लोकसभा राज्यसभा प्लस इसमें स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली भी ऐड कर लो, 3 चीज करनी। मैं अगर लिख दूं इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ कौन से इलेक्टेड मेंबर, कि सर इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट, नहीं करेंगे पार्टिसिपेट। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल के नहीं करते हैं, चाहे वो इलेक्टेड हो चाहे नॉमिनेटेड हो। और तीसरी बात, नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी, ठीक है, दिल्ली प्लस पुडुचेरी। तो आपको बेसिकली ये चीज याद रखनी है। सो बेसिकली दिस इज द इलेक्टोरल कॉलेज व्हिच आई हैव डिस्कस्ड कि सर व्हाट इज द मोड ऑफ इलेक्शन, इट इज बेसिकली इनडायरेक्ट इलेक्शन। इलेक्शन इज हेल्ड बाय द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। देखो ये टर्म जो है ना, वो बहुत परेशान करता है मैक्सिमम लोगों को कि सर व्हाट बेसिकली प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इज। लेकिन यहाँ पे हम एग्जाम ओरिएंटेड बहुत ज्यादा पढ़ रहे हैं, तो बहुत ज्यादा मैं इसके कपड़े नहीं उतारूंगा यहाँ पे। इसको हम कभी बहुत डिटेल में आराम से, हमारा एग्जाम हो जाएगा तो मैं आपको समझाऊंगा। अभी बस आपको क्या समझना है, देखो 2 तरीके से इलेक्शन होता है हमारे यहाँ। एक क्या होता है, एक होता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, ठीक है, एफपीटीपी मान लो, और दूसरा होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में क्या होता है, सिंपल सा समझना, अभी इसमें डीप में मत जाना, इसके कपड़े बात बता रहेंगे। सिंपल सी बात समझना, मान के चलो आप हो इलेक्शन लड़ रहे हो, मान लो आपने आपके गांव में आपके घर वाला कोई भी समवन इज, ठीक है, कंटेस्टिंग द इलेक्शंस, प्रधानी के इलेक्शन लड़ रहा है, कहीं के भी लड़ रहा है। आपको पता होगा कैसे इलेक्शन जीतते हो आप प्रधानी के और हर चीज के, कैसे इलेक्शन जीतते हो बताओ। आप बोलोगे सर हमारा जो विपक्षी था उसको 100 वोट मिले थे, हमें 101 वोट मिले, हम जीत गए इलेक्शन, हम इलेक्शन जो है जीत गए। यानी टोटल 201 वोट में से आपको सिर्फ 101 वोट मिले और आप इलेक्शन जीत गए, वाह भैया वाह, ठीक है। अच्छा, तो आप जीत गए, यानी कि द पर्सन हु इज गेटिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट्स इज सिंपली डिक्लेयर्ड एज विनर। तो हमारे यहाँ सिस्टम चलता है एफपीटीपी, लोकसभा वगैरह हर जगह। लेकिन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है, मान के चलो अगर आपकी जो विनिंग पार्टी है, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं बीजेपी है, उसको 40% वोट्स मिले हैं, तो 60% तो भी उसने पार्टी बना ली, लेकिन 60% वोट बाकी पार्टियों को मिले, तो इसके पास भले ही मेजोरिटी नहीं थी, ठीक है। तो अब होगा क्या, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में 60% सीट्स जो हैं वो उन पार्टीज को दी जाएंगी जिन्होंने वो इलेक्शन जीता है, ठीक है। और फिर उसके पास जब इफेक्टिव मेजोरिटी होगी तो गवर्नमेंट बनाई जाती है। तो ये होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, एंड दिस इज बेसिकली आपके कई सारी यूरोपियन कंट्रीज में, बहुत सारी, मोस्ट ऑफ द यूनियन आपकी यूरोपियन कंट्रीज में यूज होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। बट अभी मैं वही कह रहा हूं कि बार बार कि अभी इसके डिटेल में नहीं जाएंगे, अभी आपको समझना है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मतलब वेयर सीट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोपोर्शन, ठीक है। एंड मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट क्या होता है वो अभी हम डिस्कस कर लेंगे। बेसिकली व्हाट इज इलेक्टोरल कॉलेज, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा प्लस राज्यसभा,
elected members of state legislative assembly of the states, elected members of legislative assembly of UTs of Delhi and Puducherry. Who doesn't participate? Nominated members of both the house of parliament, nominated members of SLA, द मेंबर्स बोथ इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। चीख चीख के बोल रहा हूं, एग्जाम में गलत मत कर देना। लेजिस्लेटिव काउंसिल सिर्फ 6 स्टेट्स में है, फाइंड आउट करना कौन कौन सी स्टेट्स हैं जिसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल है, और इसी को हम बाई कैमरल लेजिस्लेचर बोलते हैं जिसमें दोनों होते हैं, ठीक है। नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी, ऑल दिस पीपल विल नॉट पार्टिसिपेट इन द प्रेसिडेंट इलेक्शन। आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। अब देखो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट क्या होता है, मैं सिंपली बता देता हूं जिससे आपको कोई भी टर्म जो है परेशान ना करे। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, देखो जब भी प्रेसिडेंट इलेक्शन होता है देयर इज सम कोटा, ठीक है, कोटा वोट्स दैट इज 50% प्लस 1, कि जिस बंदे को 50% प्लस 1 वोट मिलेगा, इफेक्टिव मेजॉरिटी मिलेगी, तभी उसके पास क्या होगा, तभी उसको विनर डिक्लेयर किया जाएगा। अब चुपचाप सुन लेना, ये मान लो आपके ABCD 4 बंदे थे जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए लड़ रहे हैं, ठीक है। मान लो ये आपकी एंजेलिना जूली है, क्रिस्टन स्टीवर्ट है, चलो ये सब हटा दो, इससे नहीं समझोगे आप सिंपली मान लो ABCD है आपका, क्रिस्टन स्टीवर्ट, इन सबका नाम लेके तो पढ़ लिया तुम। तो ABCD 4 बंदे हैं, इलेक्शन लड़ रहे हैं। अब मान के चलो कि अब इलेक्शन कैसे होगा कि जो भी वोट देंगे, वोट यहां कौन दे रहे हैं, MP दे रहे हैं, MLA दे रहे हैं, जो भी लोग वोट देंगे ना उनको सिंपली हमारे नॉर्मल इलेक्शन की तरह नहीं बोला जाएगा, जैसे आप जाते हो वोट डालने के लिए, आप एक बंदे को वोट डाल करके चले आते हो। इनको बोला जाएगा भाई आप प्रेफरेंस दो, ये देंगे प्रेफरेंस। ये क्या बोलेंगे, अरे यार ये पूजा है, ये मेरी ज्यादा सुन लेती है, इसको फर्स्ट प्रेफरेंस दे देते हैं। ये रीना जो इलेक्शन लड़ रही है थोड़ी कम सुनती है, इसको 2 दे देते हैं। तीसरा किसी और को दे देते हैं, चौथा देते हैं इसको राजू को, ये सबसे बड़ा चिरांद है, ठीक है। तो 1 2 3 4 ये देंगे अपनी प्रेफरेंस। तो गाइस मान के चलो A को कुछ फर्स्ट प्रेफरेंस वोट्स मिलेंगे, B को मिलेंगे, C को मिलेंगे, D को मिलेंगे, ऑल 4 हैव गॉट सम फर्स्ट प्रेफरेंस वोट्स। नाउ दोस फर्स्ट प्रेफरेंस वोट्स विल बी काउंटेड। अब जब वो फर्स्ट प्रेफरेंस वोट्स काउंट करेंगे, और अगर स्टेप 1 के अंदर, ये था हमारा स्टेप 1, अगर स्टेप 1 के अंदर किसी को 50% प्लस 1 मिल गया, तो इसका मतलब वो फर्स्ट प्रेफरेंस वोट उसके पास 50% प्लस 1 है पहली बार में, तो वो बन गया आपका प्रेसिडेंट, खत्म, बात कुछ होगा ही नहीं, मामला खत्म। लेकिन ऐसा यूजुअली होता नहीं है। बाकी सब क्या मतलब ऐसे मुर्गियां बेचने थोड़ी आए थे यहाँ पे, भाई तुम एक ही बार में 50% प्लस वोट लेकर चले गए, बाकी 3 को 50% भी वोट नहीं मिले, तो मुर्गी बेचने नहीं आए वो। तो होता क्या है, फर्स्ट चांस में 50% प्लस 1 नहीं मिलते हैं। अब देखो होगा क्या, मान के चलो इन द फर्स्ट स्टेप द पर्सन हु विल बी गेटिंग द मिनिमम नंबर ऑफ वोट्स, मिनिमम नंबर ऑफ फर्स्ट प्रेफरेंस वोट्स, मान लो D को सबसे कम मिले, तो इसको बोलेंगे सॉरी गाइस थोड़ा गला खराब, मैनेज करना। इसको बोलेंगे भैया निकल लो, हो गया तुम्हारा काम, ठीक है, टाटा बाय बाय, ठीक है, यहीं तक थी तुम्हारी जर्नी, तुम जाओ, तुम्हारा काम खत्म। तो इसके फर्स्ट प्रेफरेंस वोट्स तो खत्म हो गए, ये तो चला गया। अब D को किसी ने सेकंड प्रेफरेंस, जिसने D को 1 फर्स्ट प्रेफरेंस वोट दिया होगा, उस बंदे ने किसी न किसी को सेकंड प्रेफरेंस वोट दिया होगा, और जो भी उस बंदे ने जो हटाया गया है, वो बंदे ने जिसको भी सेकंड प्रेफरेंस वोट दिया होगा, अब स्टेप नंबर 2 में क्या होगा, द सेकंड प्रेफरेंस वोट ऑफ द पर्सन हु हैज बीन रिमूव्ड विल बी काउंटेड एज फर्स्ट प्रेफरेंस वोट ऑफ द रिमेनिंग मेंबर्स। यानी कि जो भी इसके सेकंड प्रेफरेंस वोट जिसको दिए होंगे जिन बंदों ने, वो इनके लिए काउंट हो जाएंगे। उसमें 50% प्लस 1 आ गया तो भाई जीत गया, वरना स्टेप 3 होगा। इसी तरीके से जब तक आपका 50% प्लस 1 नहीं आ जाता, इलेक्शन चलता रहता है। जल्दी से बता देना समझ में आया कि नहीं। आई होप इतने कम टाइम में मैं इससे बेटर कोई आपको समझा नहीं पाएगा, क्योंकि मैं एग्जाम ओरिएंटेड बहुत ज्यादा पढ़ाना चाहता हूं अभी, ठीक है। सो आई होप इट इज क्लियर। तो 3 तब मैंने आपको बताया, इनडायरेक्ट इलेक्शन, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। इन दिस वे, ठीक है, द मोशन इज सेट अप टिल समवन गेट्स 50% प्लस 1 वोट्स, एंड बिकॉज दिस इज द रिक्वायर्ड कोटा फॉर द person to be elected as the president of our Indian state. So this is basically who participate in the election. Sir, elected members of legislative assemblies of the state एंड पार्लियामेंट एंड दिल्ली एंड पुडुचेरी। एक लाइन है, सिंपल, भूल मत जाना। दूसरी चीज कि कौन पार्टिसिपेट नहीं करता, नॉमिनेटेड मेंबर नहीं करेंगे, ना लोकसभा के, ना राज्यसभा के, ना स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के, ना लेजिस्लेटिव काउंसिल के। लेजिस्लेटिव काउंसिल के तो इलेक्टेड भी नहीं करेंगे, और दिल्ली और पुडुचेरी के नॉमिनेटेड नहीं करेंगे। आई होप इट इज क्लियर नाउ। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड। अब मान करके चलो इलेक्शन हुआ, भाई भारत देश है ये भारत देश है, कहीं और छोड़ो, मेरे घर में आ जाओ। मेरे ताऊजी ने 12वीं पास नहीं की, टीचर है वो आज, ठीक है, ये चलता हमारे यहाँ, ठीक है, हमारे यहाँ ये चलता है। तो भैया इलेक्शन जो है, इलेक्शन हुआ। अब मान के चलो कोई भी ऐसा बंदा था जिसने कुछ गड़बड़ी की इलेक्शन में, या तो उसके क्वालिफिकेशन गलत थे, उसने बोला कि नहीं भाई मैं सारे क्वालिफिकेशन फुलफिल करता हूं, लेकिन उसके क्वालिफिकेशन गलत थे, या उसके इलेक्शन में कुछ जुगाड़ लगा दिया उसने, ठीक है, मेलिफाइड इलेक्शन हुआ उसका। तो अब इसका भी तो कुछ करना पड़ेगा। तो वेन एवर देयर इज सम डाउट एंड डिस्प्यूट इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, दिस स्टेटमेंट इज आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन। तो हल्के में कोई भी चीज मत लेना, एक एक लाइन जो इस पीडीएफ के अंदर आपको मिल रही है वो मिस मत करना, ठीक है। तो अब होगा क्या कि इन दैट केस इफ देयर इज सम डाउट एंड डिस्प्यूट, तो फिर आएंगे आपके दादाजी, और मेरे पॉलिटी के कुछ टर्म हैं जो मेरे साथ लोग जुड़े हुए हैं वो समझ जाएंगे। दादाजी, आई यूज फॉर सुप्रीम कोर्ट,
और शक्तिमान वी यूज फॉर प्रेसिडेंट। चलो, तो अब आएंगे आपके दादाजी। सो बेसिकली व्हाट हैपेंस कि वेन एवर देयर इज एनी डाउट एंड डिस्प्यूट, सुप्रीम कोर्ट विल डिसाइड कि भाई जो एलिगेशंस लग रहे हैं वो सही है कि नहीं, एंड द डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट विल बी फाइनल एंड बाइंडिंग ऑन एवरीवन। सो ऑल द डाउट्स एंड डिस्प्यूट्स जो भी इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के होंगे वो कौन इंक्वायर करेगा, सुप्रीम कोर्ट करेगा, और सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन भाई साहब फाइनल होगा। दूसरी बात, अगर मान के चलो किसी भी बंदे का अब मान के चलो हुआ क्या कि आपकी यूपी की असेंबली जो है नहीं थी उस टाइम पे, मतलब वो डिसॉल्व हो चुकी थी, इलेक्शन चल रहे थे। यूपी वाले बोले अरे भैया हम यूपी के हैं, नवाब हैं हम, जब तक हम नहीं आएंगे तब तक प्रेसिडेंट का इलेक्शन नहीं होगा। तो क्या होना चाहिए इनको? कुछ नहीं होना चाहिए, डंडे पड़ने चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई प्रेसिडेंट का इलेक्शन है, पूरे देश का प्रेसिडेंट है, तुम्हारे, ठीक है, तुम्हारे घर का नहीं है अकेले। सो यू कैन नॉट चैलेंज द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑन द बेसिस दैट इलेक्टोरल कॉलेज इज इनकम्प्लीट। अगर आपने इलेक्शन करा लिया, बाद में आप ये नहीं बोल सकते भाई यूपी वाले तो थे ही नहीं, तुमने इलेक्शन कैसे कराया? नहीं तो नहीं रहो, प्रेसिडेंट का इलेक्शन था, मजाक थोड़ी चल रहा था। तो जब भी इलेक्टोरल कॉलेज इनकम्प्लीट होगा, इलेक्शन कराए जा सकते हैं, इलेक्शन पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कोई भी एक बार प्रेसिडेंट बना तो प्रेसिडेंट, ठीक है, अगर, चलो वो आगे बताऊंगा पॉइंट, वैसे बता देता हूं, अगर कोई भी बंदा प्रेसिडेंट बना तो प्रेसिडेंट बनने के बाद ही कैन बी री इलेक्टेड फॉर एनी नंबर ऑफ टाइम्स। नाउ व्हाट थर्ड पॉइंट इज सेइंग हियर कि अगर किसी बंदे का इलेक्शन जो है वॉइड डिक्लेयर हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने बोला हाँ इसने धोखाधड़ी की है, दिस पर्सन इज नॉट फुलफिलिंग द क्वालिफिकेशन टू बिकम द इंडियन प्रेसिडेंट, तो अगर इलेक्शन इज डिक्लेयर्ड एज वॉइड मतलब इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया, तो इफ द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट हैज बीन डिक्लेयर्ड वॉइड बाय द सुप्रीम कोर्ट, तो जो भी काम कारनामे जो भी कुछ करा होगा उसने तब तक जब तक उसको हटाया नहीं गया वो वैलिड रहेंगे। ठीक है, इसका रीजन धीरे धीरे मेरे साथ पॉलिटी पढ़ोगे तो समझते जाओगे, क्योंकि ये सिर्फ नाम के राजा है प्रेसिडेंट, असली राजा प्राइम मिनिस्टर के कहने पर करते हैं। तो ऑल द थिंग्स व्हिच हैव बीन डन, ऑल द एक्ट्स व्हिच हैव बीन डन बाय द प्रेसिडेंट शुड बी वैलिड। नाउ व्हाट आर द बेसिकली क्वालिफिकेशंस ऑफ द इंडियन प्रेसिडेंट? कौन बनेगा इंडियन, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? अब ऐसा तो नहीं है कि आज आपको सपना आया कि बोला सर कल मैं जा रहा हूं सर, मैं अब सीडीएस वीडीएस नहीं, मैं प्रेसिडेंट बनूंगा। ठीक है, कोई बहरूपिया आया रात के नशे में हैंगओवर में उठ के बोला अरे कुछ नहीं है यार दुनिया में, मैं तो प्रेसिडेंट बनूंगा। होता है भैया, लोगों के ख्याल है, कुछ भी आ सकते हैं। तो क्वालिफिकेशंस भी तो होंगी कुछ, ऐसे थोड़े किसी भी बहरूपे को उठा करके बना दिया। सो देयर आर सम क्वालिफिकेशंस फॉर द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। सो व्हाट आर दोस क्वालिफिकेशन? फर्स्ट वन इज दैट ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ आवर इंडियन स्टेट। ये तो आप सबसे इंपॉर्टेंट रट लो, किसी भी पोस्ट के क्वालिफिकेशन में हर जगह आपको ये दिखेगा, और क्वालिफिकेशन पर एक दो क्वेश्चन हर बार आता है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का हो, यहाँ का हो, हाई कोर्ट का हो, कहीं का भी हो। ठीक है, शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, 35 साल का होना चाहिए, एटलीस्ट कुछ रेस्पॉन्सिबल इंसान होना चाहिए, 35 ईयर्स ऑफ एज। थर्ड वन इज ही शुड बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ लोकसभा। मैं बता रहा हूं यहां पे आधी जनता में कंफ्यूजन होता है भैया, और मैं आपको बता दूंगा आप गलती कहां करोगे। ठीक है, कंफ्यूजन क्यों होता है? लोगों को लगता है ही शुड बी अ मेंबर ऑफ लोकसभा, बट इट इज नॉट, ही इज नॉट अ मेंबर ऑफ लोकसभा और राज्यसभा। भाई लोकसभा राज्यसभा का मेंबर हो ही नहीं सकता ना, प्रेसिडेंट नहीं है वो मेंबर। ये पॉइंट आपसे कहना क्या चाहता है कि जो भी, अगर मान लो किसी को लोकसभा का एमपी बनना है तो उसके कुछ क्वालिफिकेशंस होंगे, तो वो क्वालिफिकेशंस ये सिर्फ फुलफिल करना चाहिए, मेंबर नहीं होना चाहिए। तो he should be fulfilling all the qualifications which are required for becoming the member of the Lok Sabha. Only qualifications, member नहीं होगा। चौथी बात, कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए उसका, ये आप जानते हो। अच्छा, उसके बाद क्या होगा कि अब मान के चलो कोई प्रेसिडेंट बनना चाहता है तो ही शुड बी सपोर्टेड बाय 50+50। अब ऐसा तो नहीं है कि गांव में आप प्रधानी के इलेक्शन लड़ रहे हो तो आपने कहा कि भाई चलो इलेक्शन लड़ लेता हूं, आपके आगे पीछे कुछ लोग होते हैं ना कि बोलते हैं कि हाँ भाई आप लड़ लो, वी आर सपोर्टिंग यू, जस्ट लाइक दैट। सो इन द सेम सेंस देयर आर सम 50 यू कैन से प्रपोजर्स एंड 50 इलेक्टर्स, कि जब भी आप नॉमिनेशन फाइल करोगे तो ये बंदे उस पर साइन करेंगे कि हाँ भाई चलो ठीक है हम इसके साथ हैं, इसको लड़ लेने दो, बढ़िया आदमी है, इसकी जान पहचान है, कर लेगा काम, बस हम जिम्मेदारी ले रहे हैं, एक जिम्मेदारी की तरह कि हाँ भाई कोई है कि नहीं इसके साथ, ऐसा तो नहीं वैसे ही दारू पी के आ गया हो कि हाँ भाई चलो कर लेते हैं। ठीक है, दूसरी चीज, एवरी कैंडिडेट हैज टू मेक अ सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफ 15,000 इन द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो कोई भी मेंबर होगा ही शुड ऑलवेज मेक अ सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफ 15,000 इन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और अगर उसको 1/6 वोट नहीं मिले तो उसके 15,000 रुपए मार दिए जाएंगे। अब 1/6 भी नहीं मिल रहे तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन लड़ने क्यों आए थे, ये तो तुम वैसे भी समझ सकते हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ओथ एंड अफर्मेशन, कि भाई हु सब्सक्राइब्स ओथ, ओथ कौन दिलाता है? ओथ क्या होती है देखो, ठीक है, ओथ होती है जिसको आप शपथ बोलते हो। सो वेन एवर एनी ऑफिशियल एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस, सो जस्ट बिफोर द डे ही सब्सक्राइब्स एन ओथ, जस्ट आफ्टर टेकिंग द ओथ ही एंटर्स द ऑफिस। तो उसको एक शपथ दी जाती है जिसमें वो काफी सारे प्रॉमिस करता है कि भाई आई विल अपहोल्ड द सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी एंड यूनिटी ऑफ इंडिया, आई विल अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑल। तो ये स्टेटमेंट ओथ के आपके एग्जाम में नहीं पूछते हैं, इसीलिए मैं आपको बता नहीं रहा हूं यहाँ पे। सो व्हाट बेसिकली यू नीड टू अंडरस्टैंड, ओथ दिलाता कौन है ये हजारों बार पूछा हुआ है। Who subscribes oath? Who administers the oath? So basically the oath of the Indian president is administered by the Chief Justice of our India. चीफ जस्टिस ऑफ आर इंडिया, रिमेंबर, चीफ जस्टिस ऑफ आर इंडिया। अगर मान के चलो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज एब्सेंट, भाई बुखार आ गया उनको, कोरोना हो गया, डेंगू हो गया, नहीं आ पा रहे हैं और हमको ओथ दिलानी है, तो सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट,
जो भी उनसे उनके नीचे सीनियर मोस्ट जज होगा वो संभालेगा काम। जैसे आपके पापा बाहर जाते हैं तो घर कौन संभालता है? आप संभालते हो उनकी एब्सेंस में, ठीक है। वैसे ही सीनियर मोस्ट जज होगा सुप्रीम कोर्ट का, ही विल एडमिनिस्टर द ओथ टू योर इंडियन प्रेसिडेंट। सो दिस इज बेसिकली रिटन हियर। अच्छा, अगर कोई ऐसा पर्सन है, मान के चलो प्रेसिडेंट की ऑफिस में वैकेंसी आ गई, मर गए बेचारे, एक्सीडेंट हो गया, कुछ होगा, काम नहीं कर पा रहे, पागल हो गए, बीवी ने ज्यादा मार दिया, कुछ भी हो सकता है। तो एनी पर्सन विच इफ देयर इज सम वैकेंसी और ही इज एब्सेंट फ्रॉम हिज ऑफिस, तो इफ समवन इज डिस्चार्जिंग देयर फंक्शन, तो दैट विल सब्सक्राइब सेम ओथ। ये स्टेटमेंट आ सकता है आपके एग्जाम में, अब तक नहीं आया ज्यादा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि लोग यहाँ पे फंस जाएंगे कि हाँ चलो एक बार प्रेसिडेंट तो बन गया, टेम्पररी लेके आ रहे हैं तो कोई जरूरत थोड़ी है वोट दिलाने की, लेकिन है तो है भैया। अब जरा सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको इंडियन प्रेसिडेंट के बारे में। भैया किसी भी हाउस का मेंबर नहीं होना चाहिए, ही शुड नॉट बी अ मेंबर ऑफ लोकसभा और राज्यसभा, ना किसी लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर होना चाहिए, हो ही नहीं सकता, सिर्फ प्रेसिडेंट होगा। दूसरी बात, कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होनी चाहिए। तीसरी बात, ही इज एंटाइटल्ड विदाउट पेमेंट। भैया राष्ट्रपति भवन में रहता है, आपको सब पता है, गाड़ी वाड़ी बंगला बंगला सब मिलता है, सब जानते हो आप। चौथी चीज, उसके जो भी मॉल्यूमेंट्स और अलाउंसेस होंगे वो पार्लियामेंट डिटरमाइन करेगा, कितने उसको पैसे मिलने हैं, कितने मॉल्यूमेंट्स मिलने हैं, दैट विल बी डिटरमाइन टाइम टू टाइम बाय द प्रेसिडेंट। और उसके जो भी मॉल्यूमेंट्स और अलाउंसेस होंगे, एक बार वो इलेक्ट हो गया तो वो चेंज नहीं किए जा सकते। उसका मतलब क्या है सर? इसका सिंपल सा मतलब है गाइस, मान के चलो आप प्रेसिडेंट इलेक्ट हो गया, प्रेसिडेंट की सैलरी है 5 लाख रुपए और उसको कार वार सब कुछ मिल रहा है, उसके ऑफिस एक्सपेंसेस मिल रहा है। जैसे ही वो इलेक्ट हुआ, आप बोले कि भाई हम तो ऐसे ही झूठ बोल रहे थे, मजाक कर रहे थे, हम नहीं दे, हम इतनी सैलरी दे ही नहीं सकते, हम इतनी सैलरी दे ही नहीं सकते। तो अगर ये सिंपल सी बात इन्होंने बोल दी, ठीक है, क्या कर नहीं कर सकते, हम इतनी सैलरी नहीं दे सकते, हम तो तुम्हें 10,000 रुपए देंगे, अगले ही दिन बोल दिया, तो कोई प्रेसिडेंट बनेगा? नहीं बनेगा भाई, ऐसे थोड़ी कर सकते हो। तो यू कैन नॉट डिक्रीज देयर इमोल्यूमेंट्स एंड अलाउंसेस during his term of office. So this is basically the term. So these are some important points. Now let's understand about the immunities. Guys, there are some immunities which are provided to our Indian president. क्या immunities है, जल्दी से समझना, ध्यान देना। क्या immunities है कि मान के चलो दो तरीके के केसेस होते हैं, एक होती है क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, एक होती है सिविल प्रोसीडिंग्स। चोरी डकैती वाली सिविल हो गई सब, और क्रिमिनल आप जानते हो कि किसी को उड़ा दिया, तो क्रिमिनल और सिविल प्रोसीडिंग्स होती है। सो इफ समवन इज इंडियन प्रेसिडेंट, कोई बंदा है भाई वो इंडिया का प्रेसिडेंट है, तो कोई भी आके उसे उठा करके थोड़ी ना लेकर के जाएगा। तो सिंपल सी बात आपको समझनी है कि ही इज इम्यून फ्रॉम क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस। कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग जब तक वो प्रेसिडेंट है उसके खिलाफ इनिशिएट नहीं की जा सकती है। इज दिस क्लियर? लेकिन अगर सिविल प्रोसीडिंग्स की बात करी जाए तो सिविल प्रोसीडिंग्स भी इनिशिएट नहीं होती हैं, लेकिन अगर कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट केस है तो 2 मंथ का नोटिस दिया जाएगा प्रेसिडेंट को, भाई साहब कहना क्या चाहते हो। सो आफ्टर गिविंग 2 मंथ्स नोटिस, सिविल प्रोसीडिंग्स कैन बी इंस्टीट्यूटेड ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस। बस, बहुत डरते हैं लोग इन सब बातों से, मुझे समझ नहीं आता क्या है इसमें डिफिकल्ट, बताओ क्या समझ नहीं आता? अरे सर ये इतने टिपिकल टर्म्स है पॉलिटिकल, ये वाले ही समझ नहीं आते सर। सो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स कैन नॉट बी इनिशिएटेड ड्यूरिंग टर्म ऑफ ऑफिस, बट सिविल प्रोसीडिंग्स कैन बी इनिशिएटेड बट जस्ट आफ्टर गिविंग 2 मंथ नोटिस। इतनी सिंपल सी बात है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड, जल्दी से करते हैं, मेरे को वीडियो बहुत शॉर्ट बनानी है। टर्म ऑफ प्रेसिडेंट ऑफिस कितने समय के लिए आता है, तो मैं जल्दी से आपको बता देता हूं कि योर इंडियन प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ 5 years, ठीक है, 5 साल के लिए। दूसरी चीज क्या है, अब देखो 5 साल के लिए वो इलेक्ट हुआ, 5 साल के लिए इलेक्ट हुआ, अपना दिमाग थोड़ा करो ना, अपना दिमाग। अब 5 साल के लिए इलेक्ट हो गया कोई बंदा, अब बताओ क्या हो सकता है सर? वो खुद से हटना चाहे 5 साल से पहले, बिल्कुल सही बात है। दिस मीन्स कि ही वांट्स टू रिजाइन, सो ही विल गिव हिज रेजिग्नेशन लेटर। आपका ये पीवाईक्यू है सीडीएस 2 2020, ठीक है। खुद हटना चाहे, इफ ही वांट टू रिजाइन फ्रॉम हिज ऑफिस, ही विल गिव हिज रेजिग्नेशन लेटर टू वाइस प्रेसिडेंट। वहां पे क्या लिखा था कि प्रेसिडेंट गिव्स हिज रेजिग्नेशन लेटर टू द स्पीकर ऑफ द लोकसभा। तुरंत वो ऑप्शन देखा, लोगों की आंखें चमक गई, बोला अरे वीपी को देता है, क्या दे दिया क्वेश्चन, चलो हो गया, ठीक है आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात, अब वो खुद से नहीं हटना चाहता, उसने कुछ गड़बड़ी कर दी, उसको हटाया जाए, यानी कि ही कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस, अपनी मर्जी से नहीं, उसने कुछ गलती की, उसको हटाया जा रहा है। सो दैट प्रोसेस नोन एज इंपीचमेंट, ही कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस बाय द प्रोसेस ऑफ इंपीचमेंट। समझ आ गई बात? बताओ, दिमाग लगा, कुछ दिमाग लगा तो सिंपल नहीं लगा। 5 साल है, या तो खुद से हटेगा, हटाया जाएगा, खुद से हटेगा तो रेजिग्नेशन लेटर देगा वीपी को, और हटाया जाएगा तो इंपीचमेंट होगा। इंपीचमेंट कैसे होगा, दैट थिंग वी आर आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू पीपल, ठीक है। अभी मैं आपको इंपीचमेंट पढ़ा के ये वीडियो हम कंप्लीट करेंगे। तो अब सिंपल सी बात, हटाया जाएगा। अच्छा सर, कैन ही कंटिन्यू बियॉन्ड 5 years? आंसर इज यस। ध्यान से सुन लेना इस बात को, टू प्रिवेंट इंटरेग्नम, कि भाई कोई गैप ना हो, बिकॉज इंडियन प्रेसिडेंट इज रिक्वायर्ड एवरी टाइम। आपकी इंडियन डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम को, आपने पार्लियामेंट्री फॉर्म गवर्नमेंट को चलाने के लिए आपको प्रेसिडेंट हर समय चाहिए। सो मान के चलो कोई ऐसी डिफिकल्टी आ गई, वी आर नॉट एबल टू कंटेस्ट द इलेक्शंस फॉर द प्रेसिडेंट, कोई भी डिफिकल्टी आ सकती है, इमरजेंसी लगी, कुछ भी हो गया कंट्री के अंदर, वो प्रेसिडेंट इलेक्ट नहीं कर पाए हम, तो 2 4 5 6 महीने के लिए वो आगे कंटिन्यू कर सकता है, क्योंकि वो ऑफिस आप खाली नहीं रख सकते। दैट इज नोन एज इंटरेग्नम। इंटरेग्नम बचाने के लिए ही कैन कंटिन्यू बियॉन्ड द टर्म ऑफ हिज 5 years। अच्छा सर, कैन ही बी री इलेक्टेड? यस सर, ही कैन बी री इलेक्टेड फॉर हाउ मच टर्म? फॉर एनी नंबर ऑफ टाइम्स, कितनी भी बार कोई प्रेसिडेंट बन सकता है। फाइंड आउट करो 2 बार कौन कौन बना है, इजिली मिल जाएगा इसका आंसर।
एनी नंबर ऑफ टाइम्स वो रिलेक्ट हो सकता है। लेकिन वहीं अगर मैं थोड़ी सी अमेरिका की आपसे बात कर दूं तो अमेरिका के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपके 2 टर्म्स के लिए प्रेसिडेंट जो है आता है, बस इतना याद रखना, खत्म बात, और कुछ नहीं। वही लिखा है, देखो कितना सब कुछ लिखा है, कितना सिंपल था। प्रेसिडेंट होल्ड अ टर्म फॉर 5 years, he can resign, vice president, he can be removed by the process of impeachment, president can hold office beyond his term of 5 years until his successor assumes charge interregnum, he is eligible for re-election। यूएसए के अंदर प्रेसिडेंट सिर्फ 2 बार इलेक्ट होता है। अब आ जाओ जल्दी से, इंपीचमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट इंपीचमेंट, व्हाट इंपीचमेंट इज, वन बाय वन। इससे बढ़िया आपको कुछ नहीं लगेगा जीवन में अभी समझने के बाद, चाहे आज तक आपको समझ आया हो या ना आया हो। सो गाइस वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट इंपीचमेंट। अभी मेरे को थोड़ा ये पावर पॉइंट भी थोड़ा सेट करना है, ये बहुत ज्यादा पेन की थिकनेस दे रहा है, तो इसको भी कंट्रोल करेंगे बाद में, इसीलिए राइटिंग पे थोड़ा आज कम ध्यान दे रहा, आगे एकदम मोती की तरह लिखेंगे। तो इंपीचमेंट में सबसे पहली चीज आपको समझनी क्या पड़ेगी, ग्राउंड। ठीक है, ग्राउंड होता है ना किसी को रिमूव करने का। आपको अगर आपको पापा से थप्पड़ पड़ता है तो उसका कुछ ग्राउंड होता है ना, ठीक है, कि आपने कुछ ऐसा काम करते हुए आप देख लिया जिसके लिए गड़बड़ी थी, समझ रहे हो आप सब, तो थप्पड़ पड़ा तो उसका ग्राउंड है कि भाई ये काम करोगे तभी थप्पड़ पड़ेगा। ऐसे थोड़ी है कि पापा का मन नहीं लग रहा, आप सो रहे हो आके थप्पड़ मार दिया एक, ठीक है, ऐसा बस फिल्मों में होता है। हाँ सर बात तो सही है। तो देयर इज सम ग्राउंड, कि ऐसा नहीं है कि आज कुछ नहीं है चलो प्रेसिडेंट को हटा देते हैं, तो देयर इज ग्राउंड। सो व्हाट इज द ग्राउंड, ग्राउंड इज वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब लेकिन गाइस सबसे मजाक की बात क्या है ना, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे मजाक की बात क्या है कि वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है ये कॉन्स्टिट्यूशन ने नहीं बताया। तो कुछ भी वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है, तो आपको याद रखना है ग्राउंड इज वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हाउएवर द टर्म वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट बीन डिफाइंड इन आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो दिस इज द ग्राउंड कि सर वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन करेगा तो हो जाएगा। दूसरी चीज कैसे होगा भैया, हाउ हाउ, ठीक है। तो सबसे पहली चीज समझ लें, हु कैन इनिशिएट द इंपीचमेंट। सो एनी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा कैन इनिशिएट। लोकसभा और राज्यसभा में से गाइस जो है कोई भी इनिशिएट कर सकता है आपका क्या, इंपीचमेंट प्रोसेस। तो लोकसभा और राज्यसभा में से कोई भी इनिशिएट कर देगा इंपीचमेंट प्रोसेस, बिल्कुल सही बात है सर। कैसे इनिशिएट होता है, सो वेन एवर, अब ऐसा तो नहीं एक बंदे का मन किया उसने बोला प्रेसिडेंट को इंपीच किया जाए, लोकसभा का मेंबर था और हो गया, ऐसा नहीं होगा। तो होता क्या है, 1/4 मेंबर्स उसको जो है सपोर्ट करते हैं हाउस के, ठीक है, 1/4 मेंबर्स विल सपोर्ट हिम। जैसे यहां देखो कि प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव्ड बाय अ प्रोसेस ऑफ इंपीचमेंट फॉर द वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इंपीचमेंट चार्जेस किसी भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट में शुरू होंगे। अच्छा, these charges should be signed by 1/4 members of the house that frame the charges and a 14 days notice should be given to the president। बिल्कुल सही बात है। तो वही चीज मैं आपको बता रहा था, क्या बता रहा था मैं आपको, कि 1/4 मेंबर्स होंगे। तो अगर मान लो दो चीजें हैं, एक तो है लोकसभा, लोकसभा में क्या होगा 1/4 ऑफ 543, वैसे ही आप 1/4 करोगे राज्यसभा की सीट्स का। तो इतने मेंबर्स जो है उसको साइन करेंगे कि हाँ हम भी चाहते हैं कि इंपीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट शुड बी डिस्कस्ड इन द हाउस, सो इट हैज बीन इनिशिएटेड। हम लोकसभा का मान करके चल रहे हैं, मान लो लोकसभा ने इनिशिएट किया, 1/4 ऑफ 543, आप कैलकुलेट कर सकते हो कितना हुआ, उतने मेंबर्स ने उसको साइन किया कि हाँ हम चाहते हैं इसको डिस्कस करो। सेकंड स्टेप में क्या होगा, अब 14 डेज नोटिस विल बी गिवन। प्रेसिडेंट को एक 14 डेज नोटिस भेजा जाएगा, बोलेगा हाँ भैया कुछ कहना चाहते हो अपनी सफाई में, कुछ सबूत है तो बताओ, मौका मिल रहा है आखिरी, इसके बाद नहीं रहोगे। तो 14 days notice will be given। After giving 14 days notice, then there will be voting on this impeachment। इस पर वोटिंग होगी, सारे लोग मिलकर के डिसाइड करेंगे, हम लोकसभा को लेकर के चल रहे हैं, देयर इज वोटिंग इन द लोकसभा एंड दैट impeachment resolution must be passed by special majority। I will make a special video on the type of majorities in our constitution, in our Indian polity, ठीक है। तो स्पेशल मेजोरिटी अभी क्या समझना है, 2/3 मेंबर्स, 2/3 मेंबर्स ऑफ 543, इतने मेंबर्स जब उस पर साइन कर देंगे तो वो पास हो गया। वोटिंग से वो पास हुआ, दूसरे हाउस जाएगा, दूसरा हाउस इन्वेस्टिगेट करेगा चार्जेस को, एंड इफ दैट रिजोल्यूशन इज अगेन पास्ड बाय 2/3 मेंबर्स ऑफ अदर हाउस, 2/3 मेंबर ऑफ मान लेते हैं हम राज्यसभा, उसने भी पास कर दिया, तो आपके प्रेसिडेंट हो गए भैया इम्पीच, खत्म, टाटा बाय बाय, ये हो गया इनका इम्पीचमेंट, ठीक है, क्लियर। चलो, तो आफ्टर इंपीचमेंट रेजोल्यूशन पास करेगा, 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस इज सेंट टू द अदर हाउस व्हिच इन्वेस्टिगेट द चार्जेस। दूसरा हाउस इन्वेस्टिगेट करेगा, ध्यान रखना, प्रेसिडेंट हैज द राइट टू अपीयर एंड टू रिप्रेजेंट एज, और आपको पता है कि प्रेसिडेंट तो अपने सफाई में इन्वेस्टिगेशन में बोल सकते हैं। दूसरा हाउस अगर सस्टेन करता है चार्जेस को एंड पासेज द इंपीचमेंट रेजोल्यूशन बाय मेजॉरिटी ऑफ 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप, देन द प्रेसिडेंट स्टैंड रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस फ्रॉम द डेट ऑन व्हिच रेजोल्यूशन इज पास। तो जिस दिन रेजोल्यूशन पास होगा उस दिन इंपीच हो जाएगा। आई होप सबको क्लियर होगा। अब अब जरा आ जाओ, हु पार्टिसिपेट इन द इंपीचमेंट। एक तरफ लिख लेते हैं इंपीचमेंट, एक तरफ लिख दो इलेक्शन। अब मेरे को बताना जल्दी, प्रेसिडेंट को बनाया किसने प्रेसिडेंट, सर इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड दिल्ली, असेंबली ऑफ दिल्ली
एंड पुडुचेरी, इन्होंने बनाया ना आपका प्रेसिडेंट, हटाएगा कौन देखो हटाएगा कौन? बोथ इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड, ध्यान रखना इंपीचमेंट में नॉमिनेटेड भी आ जाएंगे, तो इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा प्लस राज्यसभा ओनली, खत्म। इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्या कि सर इलेक्शन में चलो ये तो हटाने में भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, ये इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे थे नहीं कर रहे हैं, ये भी नहीं कर रहे हैं, ये भी नहीं कर रहे हैं, और दूसरी चीज कि नॉमिनेटेड मेंबर्स लोकसभा राज्यसभा के नहीं पार्टिसिपेट कर रहे थे, यहां कर रहे हैं, खत्म। इतने छोटे छोटे टॉपिक आप करते रहते हो। नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट कैन पार्टिसिपेट इन द इंपीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट दो दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन इलेक्शन, इलेक्शन में नॉमिनेटेड नहीं थे बट हियर दे कैन पार्टिसिपेट। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट Union Territory of Delhi and Pondicherry do not participate in impeachment, though they participate in his election. No president has been impeached so far. आज तक कोई भी president हमारा impeach नहीं हुआ है. So I hope this part 1 was useful for you. You have understood this thing. ठीक है, तो ये सारी चीज आप समझोगे। जल्दी से मैं पार्ट 2 लाऊंगा। मैं साइंस भी आज हो सकता है आज रात से ही मैं साइंस भी स्टार्ट कर दूंगा आपके लिए अपलोड करना। सो शो योर लव, ठीक है, इन द कमेंट सेक्शन एंड ऑल्सो मैंने कमेंट डाउन, ठीक है, वो मैसेज मैंने आपको एक अपलोड किया है यूट्यूब पे। सो इफ यू वांट एनी वीडियो ओवर एनी पर्टिकुलर टॉपिक जो बहुत कंफ्यूजिंग लगता है, सो वहां पे कमेंट कर देना। आई विल मेक सम वीडियो फॉर दैट आल्सो। सो गाइस आई होप इट वाज यूजफुल फॉर यू। सो जस्ट लाइक द वीडियो एंड शेयर द थिंग्स, ठीक है, एंड शेयर द थिंग्स विद योर फ्रेंड्स एंड ऑल। सो गाइस बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, विल सी यू सून।